नमस्कार दोस्तों, एसके स्टडी है इसमें आपका स्वागत है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का नवा लेक्चर है। यहाँ पर 1 से 8 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में डाल दिया गया, आप जाके प्लीज़ देखिए पीछे वाला वीडियो, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए। आगामी आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम जो सितंबर में होने वाली है 30 सितंबर को, और यूपी पीसीएस जो मार्च में होने वाली है 17 या 16 मार्च को, उसके लिए आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपको मॉडर्न हिस्ट्री से पूरा मैं तब तक करवा दूंगा कि क्वेश्चन न छूट पाए आपको, और नहीं छूटेगा ये। देखिए, भोरवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को हुई थी। इसकी कितनी शर्त थी? निम्नलिखित शर्त थी। जिंदल की संरक्षिता को समाप्त कर उसे वार्षिक पेंशन दी गई। कितने दी गई? आधे वार्षिक पेंशन दी गई थी। जिंदल की संरक्षिता, किसकी संरक्षिता? जिंदल की संरक्षिता को समाप्त कर वार्षिक पेंशन दी गई। 8 सिख सरदारों की एक परिषद अंग्रेजी रेजिमेंट की अध्यक्षता में शासन के कार्यों के लिए नियुक्त की गई। लाहौर में एक अस्थायी अंग्रेजी फौज का विस्तृत हुआ। खर्च 22 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिलीप सिंह को देने थे। ये किसके साथ हुई थी? अंग्रेजों के साथ ये हुई थी कि इतने शर्त अंग्रेज मान लेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा 22 लाख रुपए खर्च प्रतिवर्ष दिलीप सिंह को देंगे। लाहौर में एक अस्थायी अंग्रेजी फौज का स्वीकृत हुआ। इसका द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध हो जाता है, देख लीजिए आप। 1848 से 1849 के बीच में क्या हो जाता है? द्वितीय सिख एंग्लो युद्ध हो जाता है। सिख सेना खालसा शक्ति को पुनः स्थापित करना चाहता था। किसने? सिख सेना ने खालसा शक्ति को पुनः स्थापित करना चाहता था। सिख डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति के विरोध थे। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है पीसीएस में कि सिख डलहौजी की जो साम्राज्यवादी नीति के विरोध थे, तो कौन विरोध थे? तो सिख लोग जो थे डलहौजी के साम्राज्यवादी नीति के विरोध काम करते थे। महारानी जिंदल के साथ अंग्रेज ने कुछ बुरा व्यवहार किया। महारानी जिंदल के साथ अंग्रेजों ने कुछ, अंग्रेज तो सबके साथ बुरा व्यवहार करते थे, तो उसका तो कोई। महारानी जिंदल के साथ अंग्रेजों ने बुरा व्यवहार किया और भोरवाल की संधि हुई। भोरेवाल की संधि इसी कारण हुई। उसके भोरवाल की संधि के अनुसार इतना लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिया जाता था। आधा वार्षिक पेंशन दिया जाता था, जिसे घटाकर केवल 48,000 वार्षिक पेंशन कर दिया गया। जो पहले इतना देता था उसको घटा के 48,000 वार्षिक पेंशन कर दिया। अब तो मनमर्जी करने लगा था ना। इस समय पर आकर के अंग्रेजों ने जो सिख थे उसके साथ मनमर्जी करना शुरू कर दिया था। मुल्तान के गवर्नर मूलराज को अंग्रेजों द्वारा अपदस्थ करने के कारण सिखों एवं जनता ने विद्रोह कर दिया। अतः डलहौजी ने बहाना बनाकर युद्ध की घोषणा की। यही नीति था डलहौजी की। रामनगर का युद्ध हो जाता है। इसके बाद रामनगर का युद्ध 22 नवंबर 1848 को हो जाता है। कहाँ का? रामनगर का युद्ध। इस युद्ध में जनरल गाफ, इसका नाम आप लोग भली भांति जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जाननी चाहिए। जनरल गाफ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने किस नदी पे? रावी नदी पार कर रामनगर के स्थान पर एक और निर्णायक युद्ध लड़ा। रावी नदी पार करके रामनगर जगह का नाम था, स्थान पे एक और निर्णायक युद्ध लड़ा। किसने? अंग्रेजों ने। उसके बाद दूसरा हो जाता है चिलियावाला का युद्ध, जो 21 फरवरी 1849 को लड़ा जाता है। कौन सा युद्ध? चिलियावाला का युद्ध। चिलियावाला के स्थान पर गौफ के नेतृत्व में, यहाँ पे भी गौफ ही था, वहाँ भी गौफ ही था, गौफ के नेतृत्व में एक और अनिर्णायक युद्ध लड़ा गया। गौफ के नेतृत्व में एक और निर्णायक युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजों की भारी क्षति हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों की भारी क्षति हुई थी। उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ? गुजरात का युद्ध। 21 फरवरी 1849 को गुजरात का युद्ध हुआ। गौफ के स्थान पर सेना का नेतृत्व नेपियर कर रहे थे। यह नेपियर कौन कर रहे थे? नेपियर को सौंपा गया।
दो गो युद्ध में तो किसने, गौफ ने नेतृत्व किया, किसमें, रामनगर का युद्ध और चिलियावाला का युद्ध। रामनगर के युद्ध में तो गौफ की अच्छी खासी पकड़ रही, लेकिन जब चिलियावाला का युद्ध हुआ तो उसमें अंग्रेजों को युद्ध में भारी क्षति हुई। उस क्षति को न सह पाई अंग्रेज, इसके कारण जो गौफ था उसको हटा दिया गया। उसके स्थान पर किसको लाया, नेतृत्वकर्ता नेपियर को लाया, सौंपा। इस युद्ध में सिखों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। जो गुजरात का युद्ध था, जब गौफ को हटाया, नेपियर आया, जब नेपियर और सिखों के बीच युद्ध हुआ तो इसमें आत्मसमर्पण करना पड़ा। और 29 मार्च 1849 ईस्वी को डलहौजी ने सिख राज को अंग्रेजी राज में मिला लिया। तो आप लोग याद रखिएगा कि सिख राज को अंग्रेजी राज में कब मिला गया। उस समय अंग्रेज का गवर्नर कौन था, किसके नेतृत्व में युद्ध लड़ाया जा रहा था, तो डलहौजी था। नेतृत्वकर्ता कौन थी अंग्रेज की तरफ से, तो नेपियर था। कब मिला लिया गया, तो 29 मार्च 1849 को डलहौजी ने सिख राज को अंग्रेजी राज में मिला लिया। तो ये सब पॉइंट आपको एकदम याद रखना है, ये सब एकदम हाईलाइटेड पॉइंट है कि पूछता ही पूछता है क्वेश्चन में। इसके बाद दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया गया शिक्षा के लिए। पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों कमेटी को सौंपा गया। पंजाब की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो 3 सदस्यों कमेटी को सौंपा गया। हेनरी लॉरेंस किसको सौंपा गया, हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था। जॉन लॉरेंस को भूराजस्व दिया गया, भूराजस्व, जॉन लॉरेंस को भूराजस्व व्यवस्था। चार्ल्स मैनसन को न्याय विभाग दिया गया, चार्ल्स मैनसन को न्याय विभाग। इस तरह पंजाब ब्रिटिश राज्य का अंग बना। इस तरह से पंजाब ब्रिटिश राज्य का अंग बना। मैसूर बेकट द्वितीय के समय में, बेकट द्वितीय के समय में 1612 ईस्वी में मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई। वाडियार राजवंश की स्थापना किसके समय में हुई थी, तो बेकट द्वितीय के समय में। कब हुई थी, तो 1612 ईस्वी में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई। यह विजय साम्राज्य का ही भाग था। वाडियार राजवंश किसका था, विजय साम्राज्य आप लोग पढ़े हैं ना, बीपीएससी का एकदम पसंदीदा टॉपिक है ये, विजयनगर साम्राज्य। एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा आपको यहाँ से। तो बेकट द्वितीय के समय में 1612 में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई। विजयनगर साम्राज्य का ही एक यह भाग था। विजयनगर साम्राज्य ऐसे भी इम्पोर्टेंट है। 1704 में मैसूर के राजा चिक्का देवराज ने, किसने, चिक्का देवराज ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली। किसने, चिक्का देवराज ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली। 1719 में मैसूर में चौथ वसूलने का अधिकार मराठों को प्राप्त हुआ। चौथ दोस्तों ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कर था जो मराठों द्वारा वसूला जाता था। कौन, क्या था वो, चौथ था, चौथ। यह अगर पूछेगा कि चौथ किसके द्वारा वसूला जाता था, तो यह मराठों द्वारा वसूला जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखें। चौथ वसूलने का अधिकार मराठों को प्राप्त हुआ। कब, 1719 ईस्वी में प्राप्त हुआ। नंदराज एवं देवराज के हाथों में वास्तविक शक्ति निहित थी। इस समय किसके में, नंदराज एवं देवराज के हाथों में वास्तविक स्थिति शक्ति निहित थी। हैदर अली नामक एक योग शक्ति नंज राज की सेना में भर्ती हुआ। नंदराज की सेना में भर्ती हुआ, जो अपनी योग्यता के बल पर एक दिन मैसूर राज के स्वामी बन बैठा। देख रहे हैं हैदर अली किस प्रकार से आगे बढ़ा, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। एक सेना के रूप में भर्ती हुआ, कहाँ से कहाँ हैदर अली पहुँचा, देख लीजिए। जैसे कि रूस में व्लादिमीर पुतिन एक सैनिक के रूप में, आप देख लीजिए क्या कर रहा है, राष्ट्रपति बना हुआ है। लग रहा है जब तक मरेगा वो तो हटेगा ही नहीं। उसी तरीक़ा से हैदर अली उस समय एक सेना के रूप में भर्ती हुआ और आगे जाकर
शासन करने लगा। हैदर अली को देख लीजिए, जन्म 1722 ईस्वी में हुआ। जन्म कब हुआ? 1722 ईस्वी में मैसूर के कोलार में हुआ। मैसूर के कोलार में। अब बताइएगा कोलार किस लिए फेमस है? बड़ा होकर हैदर ने नंजराज के यहाँ साधारण सैनिक के रूप में नौकरी प्रारंभ की। जब बड़ा हुआ हैदर अली तो साधारण सैनिक के रूप में यह नौकरी प्रारंभ की नंजराज के यहाँ। फ्रांसीसियों की सहायता से इसने डिंडीगुल में 1755 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। फ्रांसीसियों की सहायता से इसने डिंडीगुल में 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना, यहाँ पर रहकर आसपास के क्षेत्रों की लूट कर धन एकत्रित किया। राजधानी मैसूर से श्रीरंगपट्टनम में स्थानांतरित हो गई। कहाँ हो गई? राजधानी मैसूर से कहाँ ले गई? श्रीरंगपट्टनम। हर जगह से धन लूट करके शस्त्रागार की स्थापना करके वहाँ एक जगह एकत्रित करता था। (1749) ईस्वी में मराठों के आक्रमण से मैसूर की सुरक्षा में हैदर अली की अहम भूमिका थी। अब इसकी कहानी देखिए शुरू हो रही है। 1759 में मराठों के आक्रमण से मैसूर की सुरक्षा में हैदर अली की अहम भूमिका शुरू हुई। यहाँ से इसकी खांडेराव षड्यंत्रकारी व्यक्ति था। क्या था? षड्यंत्रकारी व्यक्ति था। इसने राजमाता की विश्वास दिलाया कि वह हैदर के सहयोग से नंजराज की शक्ति का अंत कर सकता है। जो राजमाता थी उसको विश्वास दिलाया खांडेराव ने कि वह हैदर अली के सहयोग से नंजराज की शक्ति का अंत कर सकता है। राजमाता का समर्थन प्राप्त कर हैदर ने नंजराज का अंत कर दिया। राजमाता का समर्थन प्राप्त करके हैदर अली ने नंजराज का अंत कर दिया और 1760 ईस्वी में स्वयं को मैसूर का शासक घोषित किया। देख लीजिए अब जो राजमाता थी उसका समर्थन प्राप्त किया किसने? हैदर अली ने। नंजराज का अंत किया और स्वयं को 1760 में मैसूर का शासक घोषित कर दिया। दक्कन में भारतीय ताकतों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। देख लीजिए, दक्कन में भारतीय ताकतों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। बहुत बड़ी बात है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान घायल हो जाने के कारण 1882 में उनकी मृत्यु हो जाती है। आता है लेकिन इसका अंत भी जल्दी ही हो जाता है। हैदर अली की कब मृत्यु हो जाता है? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान घायल हो जाने के कारण 1782 में इसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन कुछ कामें अच्छे करके जाते हैं। टीपू सुल्तान उसके बाद आता है। टीपू सुल्तान का शासन कब तक रहता है? 1782 से 1799। हैदर अली की मृत्यु के बाद उनका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बना था। यह हैदर अली का ही पुत्र था। किसने? टीपू सुल्तान। याद रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये सब टॉपिक बीपीएससी यूपीपीएससी सबका पसंदीदा टॉपिक है। बिहार दरोगा, टीटी, यूपी पुलिस, कोई भी एग्जाम है आप सब खास करके पीसीएस के लिए लेके चलिए ना, कि इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो को पूरे देखिएगा। आप 2 मिनट देख करके स्किप करके भागिएगा, उससे काम नहीं चलेगा दोस्तों। आपको देखना पड़ेगा और मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, दिमाग को शांत रख के पढ़ना पड़ेगा, तब ये रिजल्ट होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2-3 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। हालांकि मैं तो पढ़ाऊँगा अभी, तो आप लोग साथ में बने रहिए। आप कमेंट कीजिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को चाहिए, तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। टीपू सुल्तान बना। टीपू ने 1787 में बादशाह की उपाधि धारण की। टीपू सुल्तान ने बादशाह की धारण की। थॉमस मुनरो, यहाँ भी थॉमस मुनरो ने इसके लिए कहा था कि टीपू नई रीति चलने वाली अशांत आत्मा है। किसने कहा था?
थॉमस मुनरो ने कहा था। टीपू ने 1787 में बादशाह की उपाधि धारण की। कब किया? 1787 में क्या किया इसने? बादशाह की उपाधि धारण की। अपने नाम का सिक्का चलवाया। किसने चलवाया था? टीपू ने। टीपू किसका पुत्र था? तो हैदर अली का पुत्र था, ये भी याद रखिएगा। हैदर अली मारा कब किया? तो द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध में घायल हो जाने के कारण 1782 में उनकी मृत्यु हो जाती है। 1782 में उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उसका जो पुत्र था टीपू, तो 1782 ईस्वी से 1799 तक शासन करता है। याद रखिएगा ऐसे करके, क्योंकि फैक्ट क्वेश्चन भी तो पूछा जाता है कुछ। फ्रांसीसी सैनिक ने श्रीरंगपट्टनम में जोकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव किया। फ्रांसीसी सैनिक ने श्रीरंगपट्टनम में जोकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव किया। श्रीरंगपट्टनम में उसने एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया। सत्रह सौ इक्यानवे में मराठा आक्रमणों से 1791 मराठा आक्रमणों से श्रृंगेरी है दोस्तों, ये श्रृंगेरी के मंदिर का भाग टूट गया। तो श्रृंगेरी के मुख्य पुरोहित थी की प्रार्थना पर टीपू ने मंदिर की मरम्मत के लिए तथा शारदा देवी की मूर्ति के लिए की स्थापना के लिए धन दिया था। आंग्ल मैसूर युद्ध। अब आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। कुल 4 मैसूर युद्ध हुए, इसमें से प्रथम को छोड़कर शेष तीनों में अंग्रेज की विजय हुई। ये भी आप याद रखिएगा कि जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए उसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को अगर आप छोड़ देते हैं तो उसके छोड़ करके द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में अंग्रेजों की विजय हुई थी। चतुर्थ मैसूर युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने मैसूर राज्य का विभाजन कर दिया। देखिए अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लिए जहाँ इंपॉर्टेंट मुझे लगा है, देख लिए ये मार क्या कर दिया हो। क्यों कर दिया हो? क्योंकि अंग्रेज ये भी क्वेश्चन बना सकता है। पीसीएस में तब ऐसे बीपीएससी घुमा रहा है ना कि जिलेबी जैसे घूम रहा है, ऐसे क्वेश्चन को घुमा रहा है। 150 क्वेश्चन को 120 मिनट में सॉल्व करना रहता है। डिस्क्रिप्शन ऐसी देते हैं मिलान करने वाला, क्वेश्चन इतने लंबे लंबे दे रहा है। आपको कंसेप्ट के साथ साथ फैक्ट को भी पकड़ना होगा। ये नहीं कि आप हवाबाजी में जाके वहाँ गए तो फिर 60-70 क्वेश्चन बनाइएगा, लेकिन उसे कुछ काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि दिन रात लगे हुए बच्चे आज के डेट में। अंग्रेज ने मैसूर युद्ध का विभाजन कर दिया। ये भी पूछ सकता है कि अंग्रेज ने मैसूर युद्ध का विभाजन कब किया? तो चतुर्थ मैसूर युद्ध के विजय के बाद किया, और शेष मैसूर राज्य वांडियार वंश के एक अल्पवयस्क राजकुमार को दे दिया गया। प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 1769 तक चलता है। प्रथम आंग्ल मैसूर कब तक चलता है? 1767 से 1769 तक। इस युद्ध में मराठे तथा निजाम अंग्रेजों के तरफ से थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे तथा निजाम किसके तरफ से? अंग्रेजों की तरफ से थे। तो ये क्वेश्चन कितने बार ये पूछा है? जो आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे तथा निजाम अंग्रेजों की तरफ से थे। तो अंग्रेजों की तरफ से कौन कौन थे? तो मराठे तथा निजाम अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। युद्ध का समापन 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि के द्वारा होती है। ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो आप याद रखिएगा, मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुई। हैदर अली की फ्रांसीसियों से मैत्री को आंग्ल मैसूर युद्ध का एक कारण माना जाता है। तो इसमें प्रथम आंग्ल मैसूर में याद रखिएगा कि मराठे तथा निजाम किसके तरफ से लड़ रहे थे? अंग्रेज की तरफ से लड़ रहे थे। 1769 में मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हो गया। हैदर अली फ्रांसीसी से मैत्री को आंग्ल मैसूर युद्ध का एक कारण माना जाता है। मराठे, निजाम एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिकूट संधि में, आप देख लीजिए कौन कौन लड़ रहे थे? मराठे, निजाम, अंग्रेज। ये किसके? हैदर के विरुद्ध एक त्रिकूट संधि था। तो ये पूछ देगा क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि हैदर के विरुद्ध कौन कौन लड़ रहे थे। ये भी क्वेश्चन बना देगा था। मराठा, याद रखिएगा मराठा, इसलिए मैं जो क्वेश्चन ऐसा ना मैं बार बार फोकस करता हूँ।
मराठा, निजाम और अंग्रेज, ये हैदर के विरुद्ध। इसको त्रिकूट संधि, ये भी क्वेश्चन ऐसे बना देगा कि त्रिकूट संधि किसके विरुद्ध लड़ रहे थे। त्रिकूट संधि किसके विरुद्ध लड़ रहे थे? तो हैदर के विरुद्ध लड़ रहे थे। मराठे, अंग्रेज और निजाम सम्मिलित हुए थे। हैदर ने त्रिकूट भंग करने की योजना बनाई एवं मराठों को 35 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया कि ताकि मराठे इससे अलग हो जाए, भंग कर दिया जाए। अगर किसी को कमज़ोर करना है तो उसके सैनिकों को ना भंग कीजिएगा। जैसे कोई त्रिकूट संधि रहते, गांव में देखते हैं आप लोग, गांव में इसका साधारण सी इसका एग्जाम्पल गांव में है, देखते हैं पड़ोसी आपका क्या करेगा, आप दोनों भाई में लड़ा के दोनों को अलग कर देगा। आप दोनों भाई में लड़ते रहिए, कमज़ोर हो गए आप। सेम कंडीशन यहाँ फॉलो हो रहा है। आप कुछ भी करना है, आप अपने आस पड़ोस की एग्जाम्पल लीजिए ना, वहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, बस लेने में देरी है एग्जाम्पल। आपके पड़ोसी बस बैठ के वहाँ पे देखेगा, आप दोनों भाई लड़िए, फिर एक भाई उसके पीछे पीछे घूमिए, एक भाई इधर रहिए। ऐसी तो होता है गांव में। एक भाई आपके भाई को मिला के आपके अपने पीछे पीछे घुमा रहा है, आपके विरुद्ध उसको बहका रहा है, लड़ा रहा है, तो आप कमज़ोर हो गए। तो इसी हो रहा है। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है। मराठों को 35 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया। 1767 ईस्वी में नई मित्र शक्तियों हैदर अली और निजाम को चमार घाट और त्रिनोमली के युद्ध में पराजित किया। चंगमा घाट और त्रिनोमली के युद्ध में पराजित किया। 1768 में के अंत तक हैदर ने विभिन्न स्थानों को अपने कब्जे में ले लिया। 1768 आते आते हैदर ने बहुत सारे ऐसे स्थान थे जिसके अपने कब्जे में ले लिया। इसके कारण अंग्रेज विवश होकर मद्रास की संधि कर ली। अंग्रेज ने विवश होकर मद्रास की संधि कर ली। हैदर ऐसा व्यक्ति था कि अंग्रेज को विवश कर दिया। अब विवश करके एक अंग्रेज को मद्रास की संधि करना पड़ा, न कि हैदर को। देख लीजिए यहाँ पे मद्रास की संधि। मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 को हो जाती है। मद्रास की संधि कब हो जाती है? 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली और अंग्रेज के बीच होता है। याद रखिएगा, मद्रास की संधि किन किन के बीच होता है? हैदर अली और अंग्रेज के बीच हो जाता है। इस संधि के तहत एक दूसरे के द्वारा पकड़े गए सैनिक को छोड़ा गया। जब हैदर अली और अंग्रेज के बीच मद्रास की संधि हुई 4 अप्रैल 1769 को, तो इस संधि के तहत एक काम किया गया कि एक दूसरे के द्वारा जो पकड़े गए सैनिक थे उसको छोड़ा गया। जीते हुए स्थानों को वापसी कर दिया गया। जैसे कोई किसी का स्थान जीत लिया गया था तो उसको वापसी कर दिया गया। जैसे हम लोग पाकिस्तान के सैनिक को पकड़ लिए थे ना, 70,000 सैनिकों को छोड़ दिए ना 1971 में, तो इसी तरीक़ा से इसने एक दूसरे को वापस कर दिया, आपस में बदला गया। इस संधि से अंग्रेजों को बहुत धक्का लगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे अंग्रेज कमज़ोर दिखाई दे रहा है हैदर अली के सामने। कहीं ना कहीं ये तो हुआ कि मारा नहीं, लेकिन ये तो हुआ कि दम तो घुटा ही दिया है। तो हैदर अली तो इतना काम कर ही दिया था। देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आ जाता है 1780 से 1784 के बीच आ जाता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये किसके तहत समाप्त होता है? तो मंगलौर की संधि के तहत इसको समाप्त किया जाता है 1784 में। तो पहला तो आप यही याद रखिएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1780 से 84 तक। किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? मंगलौर की संधि के तहत। कब? 1784 में। 1780 में हैदर ने कर्नाटक में आरकाट पर आक्रमण कर दिया और नवाब भागकर अंग्रेजों के पास पहुंचा। 1780 में हैदर ने कर्नाटक के में आरकाट एक जगह है, उस पर आक्रमण कर दिया और नवाब भागकर, जो वहाँ के नवाब थे, भागकर अंग्रेजों के पास पहुंचा कि बचाइए महाराज, अब क्या हम करें। हैदर ने आक्रमण कर दिया। अंग्रेज ही क्या करता, अंग्रेज को तो खुद बेबस कर रखा था हैदर ने। तो 1782 में सालाबाई की संधि कर ली, जिसे मराठा भी हैदर से अलग हो गए। देख लीजिए 1782 में सालाबाई की संधि कर ली, जिसे मराठा भी हैदर से अलग हो गए। अब वारेन हेस्टिंग ने आयरकूट के नेतृत्व में एक सेना भेजी।
पोर्टो-नोवा के युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ और घायल हो गया। तो देखिए, बैरन हेस्टी ने आयरकुट के नेतृत्व में जब इसको हरा दिया हैदर ने, तब उस समय बैरन हेस्टिंग आया। बैरन हेस्टिंग गवर्नर था उस समय अंग्रेज का, आया आयरकुट के नेतृत्व के सेना भेजी। कौन सा जगह था? पोर्टो-नोवा के युद्ध में हैदर अली पराजित हो गया बेचारा और घायल हो गया। 7 दिसंबर 1782 को हैदर की मृत्यु हो जाती है। हैदर की मृत्यु कब हो जाती है? 7 दिसंबर 1782 को हैदर की मृत्यु हो जाती है। किस युद्ध में इसको पराजित किया गया था? पोर्टो-नोवा के युद्ध में। किसके नेतृत्व वाली सेना ने? आयरकुट के नेतृत्व वाली सेना ने। भेजा था किसने? तब बैरन हेस्टिंग ने भेजा था। तो इतना सारा मैं फैक्ट बताया, आप लोग कम से कम याद कीजिएगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बार बोलते जाइएगा जब आप लोग वीडियो सुनिएगा, नहीं होगा तो दोबारा वीडियो सुनिएगा। लिख लीजिएगा आप लोग, अच्छे अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, तो ये आपके पास एक अच्छे खासे नोट्स होंगे जो आपको कभी भी एग्ज़ाम के वक्त रिवीजन करने में, क्योंकि इसमें आलतू फालतू बात लिखा ही नहीं गया, एकदम टू दी पॉइंट बात लिखा गया जिससे आपको समझ में भी आए, पॉइंट भी से भी अच्छा हो और एग्ज़ाम के पॉइंट भी से भी अच्छा हो। हैदर के पुत्र टीपू ने संघर्ष जारी रखा। हैदर के जो पुत्र थे टीपू, उसने संघर्ष जारी रखा और 1783 में टीपू ने ब्रिगेडियर मैथ्यूज को पराजित कर सेना सहित बंदी बना लिया। अब देख लीजिए, हैदर के पुत्र जो टीपू ने संघर्ष जारी रखा। 1783 में टीपू ने ब्रिगेडियर मैथ्यूज को पराजित कर जो उसका सेना था उसको बंदी बना लिया। टीपू ने अंग्रेज से मंगलौर की संधि कर ली। टीपू ने क्या किया? अंग्रेज से मंगलौर की संधि कर ली। मंगलौर की संधि 1784 में हो जाती है। मंगलौर की संधि कब होती है? 1784 में। इस संधि में अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू रहता है। लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू के बीच होता है। लॉर्ड मैकार्टनी क्या रहता है? गवर्नर रहता है उस समय। मैं यहाँ लिख दिया हूँ गवर्नर। अंग्रेज के तौर से उस समय जो भी था वो तो गवर्नर ही रहता था। 1784 में हो गई थी। दोनों पक्ष जीते हुए प्रदेश को लौटाकर एक दूसरे को बंदियों को मुक्त कर दिया। जो टीपू के साथ जो संधि हुई उसमें जो एक दूसरे को प्रदेश लूटे हुए थे वो एक दूसरे को बंदियों को जो रिहा कर दिया गया। इस संधि से बैरन हेस्टिंग बिल्कुल खुश नहीं थे। बैरन हेस्टिंग ये गवर्नर है, गवर्नर जनरल होंगे, तो इसलिए वो खुश नहीं थे। इसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध आ जाता है। थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चलता है। यह कब तक चलता है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में श्रीरंगपट्टनम के संधि के तथ्य समाप्त होता है। श्रीरंगपट्टनम के संधि के तथ्य समाप्त होता है। मैं इतना बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको अगर लिखना हो तो आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं। इसको वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं। एक बार लिखने के बाद आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होगी जो आपको बीपीएससी, पीटी या मेंस कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आराम से आप एक बार रिवीजन कीजिए, आ जाइए। अंग्रेज और टीपू दोनों का उद्देश्य दक्कन पर राजनीतिक प्रभुत्व जमाना था। टीपू मंगलौर के संधि से संतुष्ट नहीं था। टीपू भी मंगलौर का जो संधि था उससे संतुष्ट नहीं था। 1789 से 90 ईस्वी में क्रेगानूर और अईकोटा के दो दुर्ग डचों से त्रावणकोर के नरेश ने खरीद लिए, जिसे टीपू खरीदना चाहता था। टीपू ने 29 दिसंबर 1789 ईस्वी को आक्रमण कर कार्नावालिस उससे रुष्ट हो गया। 1790 ईस्वी में कार्नावालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली और बेलूर बंगलौर पर अधिकार करते हुए, अब कौन आ जाता है? जिसने कार्नावालिस कोट का निर्माण भी किया था। श्रीरंगपट्टनम
की ओर बढ़ा और कर्नावलिस मराठा और निजाम की सेना ने टीपू को श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में घेर लिया। अंततः टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली। जब इसको घेर लिया गया, आप देखिए मिला जुला के कंक्लूजन इसमें ये निकला तृतीय युद्ध में कि किसको आना पड़ा, कर्नावलिस को आना पड़ा। कर्नावलिस ने बेलूर बंगलौर पर अधिकार करते हुए श्रीरंगपट्टनम पहुंचे की ओर बढ़ा। कर्नावलिस मराठा और निजाम की सेना ने टीपू को, कर्नावलिस तो था ही था, मराठा था, निजाम था, की सेना ने टीपू को श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में घेर लिया। जब श्रीरंगपट्टनम को ऐसा घेर लिया, जब टीपू को ऐसा लगा तो उसने क्या किया, श्रीरंगपट्टनम की संधि कर डाली। क्या होगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हो जाती है। इस संधि के तहत टीपू को अपने देश का लगभग आधा भाग अंग्रेज तथा उनके साथियों को देना पड़ा। यहाँ पे टीपू को जो जितना उसका क्षेत्र था ना, उसका आधा अंग्रेज या उसके साथियों को देना पड़ गया। इस संधि के बाद टीपू को अर्थव्यवस्था, सैन्य संगठन और सुरक्षा आदि सभी तितर बितर हो गई। स्वाभाविक सी बात है, अगर आपके अधिकार क्षेत्र को अगर लूट लिया जाए या उसमें से कम कर दिया जाए, जैसे आपको 10 बीघा जमीन है, कोई 5 बीघा ले लिया जाए, तो स्वाभाविक बात है कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है, आपकी जो परिवार है, आपकी जो अलग अलग लोग हैं, उस पर तो असर पड़ेगा। सेम वही चीज़ हो रहा था यहाँ। उसका जो जितना भी साम्राज्य था उसका आधा कर दिया गया, उसमें से कुछ लोगों को बांट दिया गया, उसे इस पे कर्नावलिस ने इस संधि पर टिप्पणी की। टीपू की पराजय का मुख्य कारण था कि अंग्रेजों ने 1790 ईस्वी में निजाम एवं मराठों से संधि करके टीपू को मित्र रहित बना दिया। टीपू अकेले पड़ गए थे क्योंकि निजाम और मराठा को अंग्रेजों ने मिला लिया था। यही कारण रहा कि युद्ध में टीपू ने घुड़सवार सेना की जगह पैदल सेना का अधिक उपयोग किया। मेंस लिखिएगा तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ये काम आएगा, और पीटी में भी आप लोगों को ये सब कुछ फैक्ट याद रखिएगा कि अंग्रेज की तरफ से किसने किसने इसमें लड़ रहे थे। तब मराठा और निजाम ने उसका साथ दिया क्योंकि टीपू अकेला पड़ गया था, इसलिए वो घुड़सवार सेना की जगह पैदल सेना का उपयोग किया। कर्नावलिस के बाद सर जॉन सौर आता है। कर्नावलिस के बाद सर जॉन सौर गवर्नर जनरल बना, परंतु उसने मैसूर की प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई। ये भी क्वेश्चन कितने बार पूछे हुए, हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी, तो जॉन सौर ने अपनाई थी। याद रखिएगा, हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी, तो जॉन सौर ने अपनाई थी। इसी कारण से जॉन सौर को हस्तक्षेप नीति का जन्मदाता माना जाता है। हस्तक्षेप नीति का जन्मदाता किसको माना जाता है, जॉन सौर को। आगे चलकर जॉन सौर लॉरेंस ने भी अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई। चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है। कब होता है चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध, 1799 में। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली, कौन, लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू को पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा। टीपू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके कारण वेलेस्ली ने युद्ध की घोषणा कर दी। स्टुअर्ट ने सदाशीर के युद्ध में और हैरिस ने मलालवली के युद्ध में टीपू को हरा दिया, और 1799 में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। तो चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1799 में। 1799 लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू को के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन टीपू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण वेलेस्ली ने युद्ध की घोषणा कर दी। स्टुअर्ट ने सदाशीर के युद्ध में, हैरिस ने मालवाली के युद्ध में टीपू को हरा दिया। समझ गए हैं, स्टुअर्ट ने सदाशीर के युद्ध में किसको हरा दिया, टीपू को, और हैरिस ने मालवाली के युद्ध में टीपू को हरा दिया। कहाँ पे, दो जगह टीपू हार जाता है, देख लीजिएगा। स्टुअर्ट ने हरा देता है किस युद्ध में, सदाशीर के युद्ध में, और हैरिस ने मालावली के युद्ध में टीपू को हरा दिया। 1799 में अंग्रेज ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लेता है, क्योंकि हार जाता है टीपू तो अधिकार तो स्वाभाविक कर लेते हैं। कल अवध पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम सब्सक्राइब तो करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप साथ बने रहिए, आपको हम बीपीएससी तक ले जाएंगे।
फ्री में तो दोस्तों पढ़ा रहा हूँ। आप लोग को जो भी चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट पे आप बोलिए, एकदम मस्त कंटेंट के साथ आपको बना के आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आप एक बार तो बोल के देखिए। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।